नमस्कार साथियों, बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय शिक्षकों के लिए निर्मित की गई हस्त पुस्तिका ध्यानाकर्षण को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस हस्त पुस्तिका में कुल 4 भाग हैं, जिनमें से आज हम पहले भाग का अध्ययन करेंगे। ध्यानाकर्षण अनुक्रमणिका भाग 1 में है ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। भाग 2 में है लर्निंग आउटकम एवं आकलन, लर्निंग आउटकम्स, अधिगम स्तर में अंतर यानी लर्निंग गैप्स, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हीकरण, ध्यानाकर्षण शिविर। भाग 3 कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, परिप्रेक्ष्य, शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियां, शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं। भाग 4 में 5 परिशिष्ट हैं। आइए अब हम भाग 1 में अध्ययन करेंगे आवश्यकता, उद्देश्य और अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। साथियों, बच्चे समाज के भावी नागरिक होते हैं और शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोठारी आयोग जो 1964-66 में बना था, उसमें भी यह कहा गया था कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है और ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भाग 1 ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से ये विदित होता है कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। इसके कारणों की समीक्षा में पाया गया कि विद्यालयों में सभी बच्चों को एक ही तरीके से शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, वह कक्षा के सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अर्थात उनका परीक्षा परिणाम सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। हमारी अपनी कक्षाओं में भी ऐसे बच्चे काफी संख्या में हैं जिनकी शैक्षिक प्रगति उनके कक्षा स्तर के अनुरूप नहीं है तथा विद्यालय में शिक्षकों को उनकी मदद व सहयोग करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक बच्चा विशेष है और सबके सीखने की अपनी गति होती है। जिसे हम तेज बच्चा कहते हैं, वह भी किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जिसे हम कमजोर बच्चा कहते हैं, वह किसी अन्य क्षेत्र खेल, तैराकी, गायन आदि में अग्रणी हो सकता है। इसलिए हमें बच्चों को तेज या कमजोर में विभाजित न करते हुए यह देखना होगा कि अमुक बच्चे का किसी विषय में अधिगम स्तर क्या है। यह मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी आदि के अधिगम परिणामों, लर्निंग आउटकम्स की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। आवश्यकता, किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर अर्थात परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त कर पाते हैं तथा उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं होता है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद बच्चों में भाषा कौशलों को ग्रहण करने में कठिनाई होती रही है। उदाहरण स्वरूप लिखने में वर्तनी की अशुद्धियां, वर्णों, शब्दों को पहचानने में कठिनाई तथा उच्चारण में काफी अशुद्धियां देखी गई हैं। इसके अलावा बच्चों में भाषा ज्ञान के बावजूद बोलने व बातचीत में झिझक महसूस करने जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं। इसी प्रकार गणित विषय में अंकों में चिन्हों की पहचान, संख्याओं के आरोही व अवरोही क्रम को समझने, जोड़, घटा, गुणा व भाग आदि अधूरी गिनती को पूरा करना जैसी गणितीय क्रियाओं में या तो वे अशुद्धियां करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। यही हाल लगभग अन्य विषयों में भी होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश न हो और उनमें पुनः आत्मविश्वास की जागृति हो और वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें? उत्तर है हाँ।
शिक्षक द्वारा इन बच्चों पर कुछ खास तकनीकों द्वारा ध्यान आकर्षण करने से यह संभव है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यान आकर्षण तकनीकियों को अंगीकृत यानी अपना करके 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, ध्यान आकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाएं और दूसरी बातों को सीखने में परेशानी आती है और उसके परिणाम स्वरूप उनका परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इनमें से एक प्रमुख कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार यानी रिजिड बिहेवियर ऑफ टीचर्स, या फिर कह लीजिए कि बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना। आइए इस विषय में अधिक जानकारी लेते हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनपद बागपत से SRG श्री अमित कुमार मौर्य, जो एक्सपर्ट व्यू सेक्शन में अपने विचार रखेंगे, और साथ ही टीचर्स टॉक सेक्शन में हमारे साथ हैं श्रीमती रश्मि वर्मा, जो सहायक अध्यापिका हैं प्राथमिक विद्यालय मुंडेट कला नंबर 1 विकासक क्षेत्र कैराना जनपद शामली में। आइए जानते हैं इसी मुद्दे पर उनके विचारों को। ध्यानाकर्षण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति व वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का व्यवहार आदि। इनमें एक प्रमुख कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, रिजिड बिहेवियर ऑफ टीचर, और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न होना। प्राय यह देखा गया है कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते, वे डरे सहमे रहते हैं। अध्यापकों के व्यवहार में बच्चों के प्रति सहानुभूति न होने के कारण बच्चे अपनी समस्याएं एवं जिज्ञासाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पाठ न समझने पर भी समझ लेने की बात कह देते हैं। शिक्षक की उदासीनता और उसके कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को विषयगत लर्निंग आउटकम्स प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अध्यापकों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक कलह, ज्ञानेंद्रिय विकारों, अभिभावकों की शैक्षिक परिस्थितियों इत्यादि कारणों के फलस्वरूप बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं। उनकी शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर में कमी परिलक्षित होती रहती है। बच्चा अधिगम में पिछड़ रहा है जी, तो उसका रीजन मोस्टली यही है कि उसका ध्यान उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में नहीं है, डिस्टरबेंस है कहीं ना कहीं जी। उसमें। हमारी टीचिंग में हो सकता है, हमारा जो टॉपिक है उसके लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं या TLM यूज कर रहे हैं जी, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। बिल्कुल। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बच्चे का ध्यान जो है उस लर्निंग आउटकम पे फोकस करने के लिए जो ये मॉड्यूल बनाया गया है जी, जी। कि किस किस टेक्निक से हम उसको बच्चे का ध्यान उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। वेरी गुड। अध्यापक कई बार बच्चों से कठोर व्यवहार करते हैं, जी 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 इसे कहते हैं रिजिड बिहेवियर ऑफ टीचर। जी तो जी। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि यह सही है या गलत है, या इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल ये गलत है। अगर जो कोई भी टीचर जो है गलत कठोर व्यवहार कर रहा है, उससे क्या होगा, बच्चा रूड हो जाएगा किसी भी उसके लिए, और वो गेन करने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा कोई भी, अगर जो हम उसको देना चाह रहे हैं जी। और न अध्यापक के साथ में वो लगाव होगा। और जब तक लगाव नहीं होगा किसी भी चीज में, टीचिंग ही नहीं कोई भी चीज होगी, वो उसको गेन करने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा, मन ही नहीं लगेगा उसका। जब मन नहीं लगेगा तो उसका ध्यान नहीं रहेगा उधर। जी, बिल्कुल सही बात है। तो यानी अध्यापकों का जो कठोर व्यवहार है वो तो होना ही नहीं चाहिए बच्चों के प्रति, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब तक जैसे हमारा NCF 2005 में भी बोला गया है कि भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, वो इसीलिए बोला गया है कि बच्चे का जो मन है ना वो घर से स्कूल की तरफ ज्यादा लगे, वो बिल्कुल उनका मन रहे कि हम स्कूल में जाए, और टीचर्स को वो अपने दोस्त, अपने गार्जियन के रूप में देखे, न कि एक टीचर के रूप में ही। बहुत बढ़िया बात आपने की है सर। और सर इसी में एक पॉइंट ये भी है कि बच्चों की शिक्षण में रुचि बढ़ाने के लिए अध्यापकों को अपनी शिक्षण योजना पे अवश्य काम करना चाहिए। तो शिक्षण योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शिक्षण योजना में सर ऐसा है, मान लीजिए अगर हम शिक्षण योजना कोई भी बना रहे हैं तो सबसे पहले तो मोस्टली हमें जो लर्निंग आउटकम लेना है उसके बेस्ड पे शिक्षण योजना बनानी चाहिए। TLM का भी यूज हमें उसी के बेस्ड पर करना चाहिए। सिलेक्शन जो है कि भाई हमारी जो शिक्षण योजना है वो उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए जो हम TLM यूज कर रहे हैं क्या उसके लिए सूटेबल है,
और क्या बच्चे उस टीएलएम को अच्छी प्रकार से प्रयोग कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टीएलएम ले लिया, शिक्षण योजना बना ली और टीएलएम ऐसा रख लिया कि उसको बच्चे कभी पहले जान ना पाए हो या उन्होंने देखा ना हो। ठीक ठीक ठीक। तो सर इसमें जो ध्यान आकर्षण हस्तपुस्तिका है वो कैसे मदद करती है शिक्षकों की? शिक्षकों की मदद जो है सर, इसमें जो है नई नई टेक्निक्स है और किस तरीके से हम फोकस कर सकते हैं शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में। और जैसे इसमें एक वो दिया है ध्यान आकर्षण शिविर है। ध्यान आकर्षण शिक्षक हस्तपुस्तिका है, इसका आपको कितना फायदा नजर आ रहा है, कितना लाभ मिलेगा शिक्षकों को? सर जो बहुत कमजोर बच्चे हैं, मतलब हम लोगों को पढ़ाने की जो शिक्षकों की शुरू से जो टेंडेंसी है रही है कि प्रत्येक बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते और ना ही उनके अधिगम स्तर को मतलब चेक कर पाते हम लोग जी। इसमें वो चीजें सिखाई गई हैं कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाकर और बच्चों को अच्छा उनका अधिगम जो स्तर है वो अच्छा डेवलप कर सकते हैं। ध्यान आकर्षण शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को उन तक पहुंचाना है। अब इसमें जो कमी आती है वो एक ये प्रमुख कारण है कि अध्यापकों का कठोर व्यवहार होता है कई बार बच्चों के प्रति, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि अगर टीचर का व्यवहार क्लास में हार्ड है उस तरीके से जी। तो बच्चा डर की वजह से कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लेता है, ना ही वो अपनी मन की बात बता पाता। तो शिक्षक को भावनात्मक रूप से जरूर बच्चे के साथ जुड़ना चाहिए। अगर इमोशनली आप जुड़ेंगे बच्चे से, जरूर वो आपसे सब बातें शेयर भी करेगा। ऐसा तो नहीं है कि हर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई कला में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई किसी और गुण हो सकता है उसमें, उस गुण को डेवलप कर सकते हैं। ये चीजें इसमें बताई गई हैं। कुछ बच्चे आप एक बार पाठ को पढ़ाएंगे तो समझ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि अगर आप उसको तकनीक अपना कर कोई या खेल में या आप बहुत सारे आजकल तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, सब लोग अपना भी रहे हैं। अगर आप इमोशनली उनके साथ जुड़ोगे और वो हमसे इमोशनली जुड़ जाएंगे तो वो फिर हमसे डरेंगे जरा धमका के नहीं। अगर फैमिलियर व्यवहार होगा पारिवारिक जैसे माँ बाप का, तो अगर शिक्षक का भी व्यवहार उसी तरीके का होगा तो बच्चा जरूर जुड़ेगा भी और पढ़ेगा। तो मैडम बच्चों में जो अपेक्षित संप्राप्ति नहीं आती, जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो पूरी तरीके से बच्चे प्राप्त नहीं कर पाते, इसके और क्या कारण मानते हैं आप? इसके अलावा ये तो अध्यापकों से जुड़ा हुआ हो गया, इसके अलावा और क्या मानते हैं? परिवेश में या उनके परिवार से क्या क्या कारण? उनके मम्मी पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, घर का वातावरण, या बच्चे में कोई कमी हो, ये बच्चे का विकास पूरी तरीके से ना हुआ हो। जी जी जी। भाई घर में खान पीन की वजह से खान पीन की कमी की वजह से किसी कोई भी कारण हो सकता है, कोई इसमें शारीरिक विकार हो, और या घर में पारिवारिक वातावरण जो है वो न अच्छा ना हो। तो इन सारी परिस्थितियों में ध्यान आकर्षण जो पुस्तिका है ये किस तरीके से हमें फायदा देगी? अगर हम बच्चों को इन तकनीक को अपनाएंगे उसी तरीके से, हर बच्चे पे उसका स्तर अधिगम स्तर देखेंगे और सतत मूल्यांकन करेंगे हम। अगर हर बच्चे को उस चीज का फोकस करेंगे, ध्यान आकर्षण हमें हर बच्चे पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं जी। तो हम अगर क्लास में हर बच्चे पे फोकस करेंगे और उनको ये सोचेंगे कि ये इस बच्चे को अगर पारिवारिक कोई समस्या है तो उसको हम किस हद तक उस समस्या का उसका समाधान कर दें। वेरी गुड। तो अगर हम उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करेंगे तो वो इस चीज से पढ़ाई से मतलब हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे और इसका मुझे लगता है कि बहुत ही लाभ होगा। बिल्कुल। होने के नाते आप सभी शिक्षकों को ध्यान आकर्षण पुस्तिका के विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे कहूंगी कि आप सब लोग इसका अच्छे से अध्ययन करें और अपने विद्यालय में और प्रत्येक बच्चे से इसे जरूर लागू करें और देखें कि इसका कितना लाभ होगा। हम लोगों को सभी शिक्षकों को इसको कितना लाभ मिलेगा और अगर हमें लाभ मिलेगा तो हमारे बच्चों को इसका कितना लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। थैंक यू। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने तथा उन्हें कक्षानुरूप लाने के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा
3 से 8 तक के सभी विषयों प्रमुखतः हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी से संबंधित लर्निंग आउटकम्स विषय आधारित दक्षताओं को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना आवश्यक होगा, तभी ऐसे सभी बच्चों पर ध्यानाकर्षण की संभावना प्रबल होगी। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी। ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके करनी होगी। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। साथियों, आज की प्रेरक बातें कार्यक्रम में हमने ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के विषय के प्रथम भाग का अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको इस भाग में अपनी कुछ जिज्ञासाओं के उत्तर अवश्य मिले होंगे और आपको लाभ पहुंचा होगा। बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की प्रेरक बातें कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम ध्यानाकर्षण के अन्य भागों की बात करेंगे और तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं BEO बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन एंड एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।